नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के एमसीक्यू, जो कि चैप्टर ये दूसरा वीडियो है हमारा, और जो है जैव विविधता। दोस्तों, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता है। तो एक प्रश्न का आंसर तो यही बन जाता है दोस्तों। और 2020 की जो जैव विविधता का थीम था वह था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, मतलब हमारे समस्याओं का समाधान नेचर के पास है, प्रकृति के पास है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 रहा, बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, ऑप्शन बी पृथ्वी पर जीवन की विविधता, और ऑप्शन सी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, और ऑप्शन डी जानवरों का अध्ययन। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये तो बहुत सरल है, ऑप्शन बी पृथ्वी पर जीवन की विविधता। ठीक है, बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र अथवा बायोम में समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र अथवा बायोम में समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं। ठीक है, ये है बायोवर्सिटी। प्रश्न 2 है दोस्तों, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ऑप्शन ए स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे। ठीक है, ऑप्शन बी वनस्पतियों और जीव की विविधता, ऑप्शन सी है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, और ऑप्शन डी है विविध जीन कुंड की उपलब्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ठीक है, इसे ही हॉटस्पॉट कहा जाता है। कुछ जान लेते हैं अब इसके बारे में। ऐसे स्थान जहां पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन उस पर आवास विनाश या जीव जातियों की अस्तित्व की निरंतर संकट बना रहता है, हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जहां पे जीव जातियों की अस्तित्व की निरंतर खतरा बना रहता है, संकट बना रहता है, ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। इस कारण से कुछ प्रजातियां आज विलुप्तता की कगार पर हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न 3 है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? ऑप्शन ए उर्सुस मैरिटिमस, ऑप्शन बी रेड पांडा, ऑप्शन सी ब्रेम्बल केई मेलोमिस, और ऑप्शन डी पैंथेरा अंसिया। तो प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेम्बल केई मेलोमिस। एक टाइप का चूहा है दोस्तों जो विलुप्त हो चुका है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रेम्बल केई मेलोमिस एक स्तनधारी प्रजाति है जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी सिरे पर स्थित एक छोटे से द्वीप में पाई जाती थी। इसे औपचारिक रूप से मई 2015 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। इसके विलुप्त होने का कारण मानव जनित जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, तो जो भी जीव जंतु अभी विलुप्त हो रहा है उसका पूरा ही कारण मानव जनित कार्यवाही है, क्रियाकलाप है। ठीक है, ये है वो चूहा जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी सिरे में पाया जाता था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, विश्व में मैंग्रोव वनों की सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, विश्व में मैंग्रोव वनों के सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कच्छ का रण,
ऑप्शन सी बालफाक्रम नेशनल पार्क और ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका आंसर तो आप जान ही गए होंगे, इसका आंसर है दोस्तों डी सुंदरवन। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन 5180 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, यह सुंदरी नामक प्रसिद्ध वनस्पति और बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। याद रखेंगे, सुंदरी नामक प्रसिद्ध वनस्पति कहाँ पाया जाता है करके भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये थी मैंग्रोव वन की कुछ तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, भारत में खाली स्थान को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। भारत में खाली स्थान को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पर्वतीय जंगल, ऑप्शन बी शुष्क भूमि, ऑप्शन सी रेगिस्तानी जंगल और ऑप्शन डी झील या झीलों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्वारी वन, ठीक है, इन्हें मैंग्रोव दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। ठीक है, जो ज्वारी वन है इसे मैंग्रोव दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन उष्णकटिबंधीय के ज्वारी दलदलों, तटीय लैगून, डेल्टा तथा झीलों के समीप मिलते हैं। ठीक है, ये रहा झील। तो जो ऐसे वन है दलदली, मैंग्रोव वह झीलों के करीब ही मिलते हैं, इसमें पानी भरा रहता है, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये क्लास के स्टार्ट में पहले से ही बताया था, तो इसमें सोचना ही नहीं है। 22 मई को, ऑप्शन बी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 7, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन बी 1996 या ऑप्शन डी 1992। तो 7वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1992। कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1992 के मध्य आयोजित हुआ था। इसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के तहत जारी एजेंडा 21, ठीक है, इसी सम्मेलन के तहत जारी एजेंडा 21 में प्रदूषण को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था तथा औद्योगिक देशों को हरित गृह गैसों की उत्सर्जन वर्ष 2020-2000 तक 1990 ईस्वी की स्तर तक लाने का लक्ष्य किया गया था। ठीक है, यह 1992 में आयोजित किया गया था 3 से 14 जून के मध्य, और इसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें हरित गृहों का उत्सर्जन 2000 तक 1900 ईस्वी के स्तर तक लाने का लक्ष्य दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 है दोस्तों, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन में 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। ऑप्शन ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन बी, विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी, कार्बन फ्लोरोकार्बन बोला जाता है दोस्तों सीएफसी को, कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ऑप्शन डी, विकसित देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो 8वां का आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी मतलब कार्बन फ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे।
कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना है जो ओजोन परत की छीन करने के लिए जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि सभी विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, ये ओजोन परत है जो बढ़ती जा रही है हमारे पृथ्वी में, उसका होल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9। और हर साल दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन क्षरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को हर साल ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न 9। ओजोन अपक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौता को खाली स्थान अपनाया गया। ठीक है, प्रश्न एक बार और। ओजोन अपक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को खाली स्थान अपनाया गया है। तो ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन द्वारा, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति द्वारा, ऑप्शन सी क्योटो विज्ञप्ति द्वारा और ऑप्शन डी वियना सम्मेलन द्वारा। तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति द्वारा। ठीक है, ओजोन अपक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौता को मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति द्वारा अपनाया गया है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की छीन करने वाले पदार्थ के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों में अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को छीन करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इस संधि का हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को किया गया। ठीक है, और इसी दिन से ही ओजोन संरक्षण दिवस मनाया भी जाता है। या 1 जनवरी 1999 ईस्वी को प्रभावी ढंग से लागू हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2002। तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2005, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैसों एवं कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को कोप के तीसरे सत्र में स्वीकार किया गया था। 16 फरवरी 2005 ईस्वी को प्रभावी हुआ। भारत समेत 183 देश इस समझौते पर 2008 तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्योटो प्रोटोकॉल। प्रश्न 11, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ठीक है, हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे विशेषकर ध्यान देंगे आप। इन्हीं सब से ही प्रश्न पूछा जाता है। क्योटो, मॉन्ट्रियल वगैरह या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये सब पर्यावरण से ही संबंधित सम्मेलन है। तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दिसंबर 1994, ऑप्शन बी दिसंबर 1997, ऑप्शन सी दिसंबर 2000 या ऑप्शन डी दिसंबर 2004। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1997। कुछ डेफिनेशन। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया। प्रश्न 12, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता 2008 से प्रारंभ हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। तो 12वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2012। ठीक है,
जो पहली प्रतिबद्धता अवधि थी 2008 से 2012। कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से शुरू हुई और 2012 में समाप्त हुई। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किए, तो आपका आंसर होना चाहिए अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसकी दूसरी प्रतिबद्धता की अवधि है 2013 से 2020, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप में डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए कौन सी वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए मिशन ग्रीन, ऑप्शन बी मिशन क्लीन, ऑप्शन सी मिशन अभिनव, ऑप्शन डी मिशन संरक्षण। तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी मिशन अभिनव। ठीक है, वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा में क्रांति में तेजी लाने के लिए मिशन अभिनव के रूप में वैश्विक पहल की घोषणा की थी। ये है बिल गेट्स, ताली बजा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है करके, दुनिया के सबसे रईस आदमी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी बराक ओबामा और ऑप्शन डी जेम्स कैमरून। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इनके साथ और थे फ्रांस के राष्ट्रपति। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत पेरिस के घोषणा पत्र के तहत हुई। इनका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को 21 के मौके पर किया गया। ठीक है, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। और देखो हमारे पीएम कितने खुश हो रहे हैं ये लॉन्च किए तो। ठीक है, अब प्रश्न ये बन जाता है दोस्तों, यहाँ नरेंद्र मोदी दे दी है, बाय डिफॉल्ट कहीं ऑप्शन में फ्रांस ओलांद दे दिए रहते और नरेंद्र मोदी नहीं रहता तो आंसर फ्रांस ओलांद होता। ठीक है, फ्रांस ओलांद और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया था, तो ये सब याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है में स्थित है। ठीक है, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ठीक है, ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ऑप्शन बी कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी और ऑप्शन सी सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटरी और ऑप्शन डी कैप्ड इमिशन रिडक्शन। तो इसका आंसर है दोस्तों CER, ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को संदर्भित करता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन प्रमाणित उत्सर्जन रिडक्शन बोला जाता है, जिसे CDMA परियोजनाओं द्वारा प्राप्त उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास तंत्र CDM कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उत्सर्जन इकाई की एक प्रकार है। ठीक है, उत्सर्जन इकाई की एक प्रकार है। ये है स्वच्छ पर्यावरण। तो ये तो थी दोस्तों पर्यावरण की जैव विविधता से संबंधित कुछ MCQ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।